हेलो, हम लोग फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन देख रहे हैं। राइट फ्रॉम 90s। घटना चक्र एक किताब है, काफ़ी फेमस बुक है ये। और इसमें जितने भी प्रीवियस एग्जामिनेशन होते हैं उनका क्वेश्चन का कलेक्शन होता है। नीचे एक बॉक्स होता है, उसमें इसके ऑप्शन एक्सप्लेनेशंस होते हैं क्वेश्चंस के। और इसमें जो इंग्लिश में इसका इनाग्रल सेक्शन आया है, अभी तक ये हिंदी की फेमस बुक थी, तो वो हम लोग देख रहे हैं। इसमें जो फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इससे पहले 73 क्वेश्चन तक हम लोगों ने देखा है। और अभी आगे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि राइट 73 के आगे जो है कैसे हमारी जर्नी आगे बढ़ती है। तो ये सारे चीज़ें डिस्कस करने से पहले मेरा एक सुझाव है कि आप लक्ष्मीकांत का भी चैप्टर 7 और उसमें एक चैप्टर 5th एडिशन की बात कर रहा हूँ, ये पेज खोल करके उसमें जो रिट के बारे में चीज़ें कही गई हैं वो आप ध्यान दें। चाहे वो हैबियस कार्पस हो, चाहे मैंडामस हो, है और क्यू वारंटो, प्रोविशन, सर्टिलरी, जितनी भी प्रकार की रिट्स हैं, आर्टिकल 32 पढ़ते समय इनका जिक्र किया जाता है। और इसके साथ ही आर्टिकल 226 ये भी पढ़िए, रिट्स के बारे में पढ़िए, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 74 है, विच इज़ इन ऑन योर स्क्रीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इश्यूड बाय हाई कोर्ट टू सिक्योर द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। देखो, लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल, देखो ये क्वेश्चन ऐसे आप कर सकते हो इंग्लिश में वोकैबुलरी पढ़ते समय, या कभी आपने पढ़ी हो कोई नॉवेल पढ़ी हो, कोई बेहतरीन किताब पढ़ी हो, या फिर आपने अपनी कक्षा की कोई इंग्लिश की बुक पढ़ी हो, तो उसमें कॉर्प्स शब्द आता है ना। जैसे इसका ऑप्शन सी देखें आप, तो ये जो शब्द होता है इसमें, जो अगर कॉर्प्स शब्द होता है उसका मतलब बॉडी होता है, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप इसको लिटरेरी मीनिंग इसकी लेंगे तो लिटरल मीनिंग। तो हैबियस कॉर्पस का मतलब यही होता है कि जब भी कोर्ट क्या पूछता है कि हाई कोर्ट इशू द रिट्स ऑफ हैबियस कॉर्पस, एक्चुअली ये जो रिट है ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये होता है कि टू सिक्योर एंड रिलीज ऑफ अ पर्सन फाउंड टू बी डिटेन्ड इलीगली एंड सिक्योर द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। इसका यही मतलब होता है। जो इसमें बॉक्स देते हैं घटना चक्र में, जो एक्सप्लेनेशन देते हैं, वहाँ से मैं इसको कोट करके बोल रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि अगर इसका जो लिटरल मीनिंग देखा जाए कि हैबियस कॉर्पस का मतलब ये होता है कि टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ, ठीक है, टू प्रोड्यूस द बॉडी। अब जैसे अगर कोई कोर्ट में जाता है अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन के खिलाफ, या कि कहीं पर कि सर हमको जो है इस तरह से, या किसी संबंधित व्यक्ति को डिटेन्ड किया गया है, तो कोर्ट वहाँ पर कहता है कि टू प्रोड्यूस दी, उसको जो संबंधित व्यक्ति को हमारे सामने पेश किया जाए, ताकि हम उससे पूछ सकें कि क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। द मोस्ट प्रोबेबल केस इज लाइक इलीगल डिटेंशन और समवन व्हेन इज डिटेन्ड इलीगली, तो कोर्ट का अप्रोच करना वहाँ पर बेहतर रहता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए अगर कोई वकील मिल जाए, और भगवान ना करे ऐसा कभी केस हो, लेकिन जब कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं तो वहाँ पर ऐसे रिट्स जो है काफ़ी आम भाषा होती है। हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, क्यू वारंटो, आप पॉलिटी पढ़ते समय आपको लगेगा कि हाँ ये क्या कौन सी बला है, बट एक जो वकील के जीवन के जो ये शब्द काफ़ी क्लोज होते हैं। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी रिट से संबंधित है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात कही गई है आर्टिकल 32 में, नोन एज पोस्टमार्टम, ठीक है। पोस्टमार्टम किसको कहा जाता है? तो अब इसका जो ऑप्शन मैं आपको बताऊं तो है क्यू वारंटो, ठीक है। ऑप्शन अगर, क्योंकि ये देखो ये पढ़ने वाली चीज़ें पढ़ेंगे तभी आएगा। तो इसमें क्यू वारंटो का मतलब क्या होता है? इसमें कोर्ट ये पूछता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर देयर इन द ऑफिस। जब किसी व्यक्ति के ऑफिस के, ऑफिस मतलब पब्लिक ऑफिस, यहाँ ऑफिस का मतलब है पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ऑफिस के जो अजम्पशन को उसकी लीगैलिटी या इलीगैलिटी जानना होता है, तब इसमें कोर्ट दखल देता है और कहता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर देयर इन द ऑफिस, ठीक है। तो किसी जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल दो, होता क्या है कि पड़ोस में किसी को नौकरी मिल जाती है, गवर्नमेंट जॉब, और उसका पड़ोसी बहुत दुखी रहता है कि यार कैसे मिल गई, फर्जी तरीके से मिल गई, ये मिल गई, ये जो है एक ऐसा है, तो वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। तब वहाँ पे कोर्ट क्या करेगा? क्यू वारंटो करेगा कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर देयर इन द ऑफिस। तब वहाँ पर कोर्ट को क्या पता चलेगा कि ये जो है बंदा लीगल तौर से है, पढ़ लिख करके आया है, ऐसा नहीं है जो ये अप्रोच किया गया है ये गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 76, द रिट विच मे बी फाइल्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू पर्सन फ्रीडम। तो देखो अगेन ये क्वेश्चन है, सी हो जाएगा। पर्सनल फ्रीडम के लिए जब भी बॉडी की बात आए या इंडिविजुअल की बात आए या पर्सनल बात आए तो वहाँ पर सी ही आता है, हैबियस कॉर्पस। ये क्वेश्चन भी 1993 में को पूछा गया है। अगेन देखो क्वेश्चन नंबर जो 77 है, इसको पॉज करके पढ़ें, इसमें थोड़ा मे बी आपको पढ़ने में दिक्कत हो, बट ये क्वेश्चन मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में आर्टिकल है, आर्टिकल 16 का 2 लिखा हुआ है, आर्टिकल 29 का सब क्लॉज 2, आर्टिकल 30 का क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 31 का क्लॉज 1। अब देखो आर्टिकल 31 में क्या कहा गया था, 31 का क्लॉज 1 कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। लेकिन अभी ये आर्टिकल का जो एग्जिस्टेंस है आपको पता, ये जो है आर्टिकल रिपील किया जा चुका है। 19 के 2 में क्या कहा गया है कि नो पर्सन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाई द स्टेट और रिसीविंग स्टेट एड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर सरकार पैसा देती है या सरकार उसको मेंटेन करती है, तो किसी भी व्यक्ति के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे वो किस जाति का हो, धर्म का हो, नहीं मतलब है इससे, तो उसको एडमिशन से डिनाई नहीं किया जा सकता, ये बी कहता है। ऐसे आर्टिकल 16 का 2 क्या कहता है, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड। अब इसमें पता आप ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट एंड आपको पता है आर्टिकल 16, तो उसी के बारे में है। ऐसे ही आर्टिकल 30 है, 30 का 1 क्या कहता है, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो ऑल माइनॉरिटीज़ की जब भी बात आती है आपको ये याद रखना है आर्टिकल 30, और इसमें अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली, माइनॉरिटी की डिफिनीशन नहीं दी गई है, और लिंग्विस्टिक और रिलीजन दोनों 2 ही प्रकार के जो है माइनॉरिटी को हमारा संविधान रिकॉग्नाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन इसमें देखो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 दिया गया है, लिस्ट 2 दिया गया है, तो इसमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इसको जैसे इसमें हो जाएगा 3, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 44 अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट, इसमें जो है केशवानंद भारती साहब का जो केस है 1973 का, ये आपको याद रखना चाहिए। मिनर्वा मिल्स केस में क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। हालांकि देखो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे अभी मैं आगे इसको डिस्कस करूंगा, केशवानंद भारती का भी कहीं कहीं जिक्र होता है और उससे कंफ्यूजन भी हो सकता है, लेकिन जो 1980 का मिनर्वा मिल्स केस है वहीं पर इसको पूरी तरह से अप्रूव किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन स्टार्टिंग में ये भी केशवानंद भारती केस से ही आता है, तो ये मिनर्वा किल से मिल जाएगा। एंड द प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन, ये आर्टिकल 23 से मिल जाएगा। तो आप इसको अगर केयरफुली एग्जामिन करेंगे, 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है, एंड करेक्ट और इसका आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मिल जाएगा, क्योंकि ए का 3 एंड बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आप इसको पॉज करके अटेम्प्ट करें। अगले क्वेश्चन भी इसी तरह है। अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल, आर्टिकल 18 का बात है ये, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आर्टिकल 26, यहाँ पर बी आ जाएगा। एंड प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज़, ये देखो अगेन यहाँ पर सी आ जाएगा। 29 आर्टिकल ये कहता है राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन बात करता है डी, यानी आर्टिकल 21 का ए। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, और इसमें पेरेंट्स के बारे में क्या कहा गया है, और कौन सा एक एक्ट भी बनाया गया था ना, एजुकेशन वाला एक्ट भी ध्यान में रखना है आपको, राइट टू एजुकेशन वाला। एंड देन इसका डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में जो रिलेशन होता है एजुकेशन का, अभी इसको मैं आगे एक क्वेश्चन में, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, उसमें हम लोग डिस्कस भी करेंगे। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। 79 में जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको पॉज करके अटेम्प्ट करें। द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21, देखो यही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था, जो पीछे आपने क्वेश्चन देखा है ये क्वेश्चन 79 और 80 क्वेश्चन को पैरेलली आप देखेंगे तो पाएंगे। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। देखो आप क्वेश्चन की मेच्योरिटी देखो। द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड द राइट टू एजुकेशन
बिकॉज ऑफ द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द केस उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा क्योंकि ये बहुत फेमस केस रहा है। जैसे अब देखो, आप ये पता होगा परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये तो मेडिकल एड के बारे में है, ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, अब ये चमेली सिंह तो मतलब इतना जो इतने मतलब डीप में कभी क्वेश्चन से आप एक्सपेक्ट मत करो। कोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, चूंकि ये मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है तो वहाँ पर एक दो मध्य प्रदेश के केसला उठाना जो है वाजिब है। लेकिन राइट टू एजुकेशन जो है, देखो एजुकेशन एक ऐसा मैटर है हमारे देश में। देखो हमारे पास तो एक बात आपको रखना है जब भी एजुकेशन की बात करनी है, दूसरी बात पहली बात करनी है रिसोर्स की, कि हमारे पास रिसोर्स कितना है। क्या पॉसिबली अगर सरकार ये नियम बनाए कि 1 से 18 साल के हर एक बच्चे को फ्री में एजुकेशन मिलेगी, फ्री में एजुकेशन, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं? दूसरी तरफ हमें अपने पॉपुलेशन को भी देखना है और पॉलिसीज़ को भी देखना है। उसके बाद एजुकेशन को आप केयरफुली एग्जामिन करेंगे तो आपको ये लगेगा कि जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी में एक तरफ एजुकेशन रख दो और एक तरफ फंडामेंटल राइट रख दो। आप फंडामेंटल राइट, एक तरफ फंडामेंटल राइट, एक तरफ डीपीएसपी और बीच में एजुकेशन अगर आप प्लेस कर दो तो एजुकेशन का झुकाव आपको फंडामेंटल राइट डीपीएसपी की तरफ ज़्यादा झुक देखने को मिलता है। फंडामेंटली अगर देखो तो एजुकेशन को क्लेम कर पाना काफ़ी, ये आर्टिकल 21 की प्रासंगिकता भी कभी कभी क्वेश्चन में आ जाती है कि आखिर इतने बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाते हैं। और डीपीएसपी में सरकारों को छूट होती है, कोई जो है क्या नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं करता, हाई कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जस्टिसेबल नहीं है, इनके लिए नहीं जाया जा सकता कोर्ट में। तो उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश, ये केस काफ़ी फेमस है, इसको कभी आप टाइम निकाल के पढ़ो क्योंकि एजुकेशन हमारे देश का बहुत ही गंभीर मुद्दा है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पॉज करके अटेम्प्ट करें। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग केस द पार्लियामेंट गॉट राइट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट। अब देखो जब भी फंडामेंटल राइट की बात होती है तो आपको मैं बता देता हूँ 1951 में एक केस ला हुआ था, फिर से यहाँ से बताता हूँ। 1951 में एक केस ला है फेमस, जिसको कहते हैं शंकरी प्रसाद। क्या कहते हैं? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या कहा गया था, अब इसको इस और एक केस और है जिसको 1965 में, अच्छा यहीं पे मैं लिख भी देता हूँ, 1965 में एक केस था सज्जन सिंह, ठीक है, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये मैं आपको बस रिमाइंड करा रहा हूँ, अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी और उसमें बहुत अच्छे से दिया होगा। एक ऐसे ही है गोलकनाथ का केस है, आपको पता होगा, गोलकनाथ का बहुत फेमस है, 1967 का केस ला है। दूसरा केशवानंद भारती साहब वाला केस तो पता ही है, 1973 का। और एक है मिनरवा मिल्स वाला, 1980 का केस ला। ऐसे ही ये केस ना बहुत फेमस है। अब सज्जन सिंह में क्या कहा था कि जो है फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अमेंड किया जा सकता है, उसमें बदलाव किया जा सकता है। फिर यही बात गोलकनाथ में क्या कही गई कि नहीं किया जा सकता है, नो अमेंडमेंट, नहीं किया जा सकता। अगेन केशवानंद भारती में कहा गया कि फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है, बट उसके बेसिक स्ट्रक्चर को। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को प्रोपाउंड कब किया था? 1973 में किया था। लेकिन इसको पूरी तरह से अप्रूवल 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने अलग से ही एक डिसीजन दिया मिनरवा मिल्स केस में, जिसमें ये पूरी तरह से साफ किया पिक्चर कि आखिर बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। लेकिन जब 1973 में केशवानंद भारती पर डिसीजन दिया गया, उस समय कहा गया कि जो मूल भावना है फंडामेंटल राइट की या बेसिक स्ट्रक्चर जो है, उसके साथ क्या होगा, कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। बाकी आप फंडामेंटल राइट में भी क्या कर सकते हो, अमेंडमेंट किया जा सकता है। और यही चीज़ हूबहू लागू आप होती है, कभी सेम ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट प्रियम्बल वाला। जब हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे तो वहाँ पर हमने बहुत ही डिटेल में ये सारी बातें की थी। तो आपको ये याद रखना है कि बाई विच ऑफ द फॉलोइंग केस पार्लियामेंट गॉट राइट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट। तो ये केशवानंद भारती 1973 का केस ला है, बहुत फेमस केस ला है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन, देखो क्या क्वेश्चन क्या है, प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो इसमें ये पूछा कि प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन, तो पहली बार जैसे आप इसमें ऐसा ही आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कब ये जो है प्रोपाउंड किया गया। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोपाउंडेड बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट आपको मिल जाएगा, वर्सेस केरला स्टेट। इसमें जो है
ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट डीलिंग विद फंडामेंटल राइट। अब इसमें आप, ये तो काफ़ी फेमस है, ये सारे केस ला बहुत ही फेमस हैं और इनकी करेक्ट क्या पूछी गई है, क्रोनोलॉजी पूछी गई है कि इनका ईयर वाइज क्या है। देखो दो केस ला तो आपको पता ही होगा, जैसे गोलकनाथ स्टेट ऑफ पंजाब, ये 1967 का है, बहुत फेमस केस ला है। केशवानंद भारती 1973 का है, तो यहाँ से भी एलिमिनेशन आप लगा सकते हैं। ये एक और है 1980, ये याद रहता है लोगों को, तो अगर 3 याद है तो आप एलिमिनेशन लगाएंगे, पॉज करेंगे, तो आपको 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन मिल जाएगा करेक्ट आपका सी। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें आपको सही मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि AK गोपालन साहब का जो केस वैसे स्टेट ऑफ मद्रास हुआ था, ये 1950 का, ये सबसे पहले के यही है, ये 1950। उसके बाद आप रख लो पॉज करके, तो आपको सी मिल जाएगा, DABC, DABC। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज propounded द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। अगेन ये क्वेश्चन आप देखिए, यही क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, ये 2 बार ये क्वेश्चन हो गया है यहाँ पर, ये तो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द आउटलाइन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। आउटलाइन देखो इसमें क्या किया कि पहली बार कब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, इन विच आर द फॉलोइंग केसेस द आउटलाइन द बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर के बाद में कब सुप्रीम कोर्ट ने हिंट बोला था, तो यही अगेन ये इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, केशवानंद भारती केस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है यूपी में। अगेन क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी। अब मैं आपको बताऊं, अब यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि राइट टू प्रॉपर्टी को आप केयरफुली एग्जामिन करो कि 85 से लेके 97 ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन आगे देखने वाले हैं वो राइट टू प्रॉपर्टी से हैं, और सब में देखो ये भी राइट टू प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है, ये भी, इसको पॉज करके अटेम्प्ट करो, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। द विच अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी, ये भी अगेन राइट टू प्रॉपर्टी, बस इनके ईयर बदले हुए हैं और एग्जामिनेशन के नाम बदले हुए हैं। यूपी से MP हो गया है, अपर से लोअर हो गया है एग्जाम, और प्री से मेंस हो गया है, बाकी क्वेश्चन लगभग सेम है। एट प्रेजेंट राइट टू प्रॉपर्टी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज अ लीगल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट गारंटीड द सिटीजन। देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया ये, और इसमें देखो 44 अमेंडमेंट हुआ था ना, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट करने के लिए कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 44 अमेंडमेंट हुआ था। और कब हुआ था, क्या सरकार थी उस समय, किस ईयर में हुआ था, ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। इसके पीछे की हिस्ट्री सभी जानते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 1978 में हुआ था, आपको ये याद रखना है, 1978 में हुआ था। उस समय सरकार बदल रही थी, जनता गवर्नमेंट थी, और इसी ने क्या किया था, जो आर्टिकल 31 था उसको रिमूव कर दिया था, फंडामेंटल राइट, वहाँ पर एक कम हो गया था, और एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया था जिसको कहते हैं 300 का A। तो यहाँ पर जो लीगल राइट बन गया था राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी किसी की फंडामेंटल राइट नहीं है, प्रॉपर्टी क्या है, वो लीगल राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, अगेन देखो राइट टू प्रॉपर्टी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 6 फंडामेंटल प्रोवाइडेड, देखो इसमें भी क्वेश्चन राइट टू प्रॉपर्टी हो जाएगा। इज नॉट अ फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, इसमें भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको देखना है क्वेश्चन कितने, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल, ये सेम क्वेश्चन 1997 में पूछा गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ग्रांट विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वल शेल्टर, ये क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन नंबर 98। राइट टू शेल्टर का हमारे यहाँ कोई प्राविधान नहीं है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू रीजन है, राइट टू लिबर्टी भी है, लेकिन राइट टू शेल्टर नहीं, तो इसका ऑप्शन A सही हो जाएगा। राइट टू इक्वालिटी इज गारंटीड बाय द 5 आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दीज आर, हाँ 5 आर्टिकल हैं, 14, 15, 16, 17 एंड 18, ये पांचों आर्टिकल किस पे बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी पे। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू द सिटीजन्स। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट टू जेंडर इक्वालिटी, राइट टू इन्फॉर्मेशन। RTI के लिए डिफरेंट एक्ट ही बना गया है 2005 वाला, तो उसमें कुछ प्रोविज़न है, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं होता है, ये एक तरह से लीगल राइट।